दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि मैं हर उस इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबसे पहले खड़ा हूं जो हमारे बच्चों, हमारे हमारे समाज के और हमारे देश के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करता है। फिर चाहे वो कोई भी हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो अन्ना हज़ारे हों, वो अरविंद केजरीवाल हों, वो सोनम वांगचुक हों या फिर अभिजीत दीप के हों या फिर कोई और हो। मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे देश के हित की बात कौन कर रहा है। मुझे उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलानी है। लेकिन इधर पिछले कुछ सालों में दोस्तों देख रहा हूं कि आंदोलन के नाम पर तमाशा ज्यादा चल रहा है। दोस्तों मैं कल सोच रहा था कि अगर 2011 में यूट्यूब और इंस्टाग्राम आज जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स होते तो शायद अन्ना हजारे के मंच पर आंदोलनकारियों से पहले कैमरे पहुंच जाते। तब आंदोलन खबर बनता था, आज कई बार खबर ही आंदोलन बन जाती है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। जंतर मंतर पर भी दोस्तों कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। देखिए, जिन यूट्यूबर्स के कैमरों को पश्चिम बंगाल की गलियां नहीं दिखाई दी थी, जिनकी नज़र उत्तर प्रदेश के गांवों के विकास तक नहीं पहुंचती, अचानक वही कैमरे जंतर मंतर पर सबसे पहले मौजूद हो जाते हैं। क्योंकि वहां एक इवेंट होता है, लाइव होता है, व्यूज होते हैं, वायरल होने का फुल चांस होता है। लेकिन इस शोर में दोस्तों कुछ सवाल दब गए हैं। किस शोर में? उन तथाकथित पत्रकार यूट्यूबर्स की चिल्लपों के शोर में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताइएगा। कई सवाल दब जाते हैं उनकी चिल्लपों में, उनके ड्रामे में। जैसे, क्या सोनम वांगचुक को पुलिस ने मनमाने ढंग से उठाया, या दिल्ली हाई कोर्ट के स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और क्या यह सही था? अदालत सरकार को उनकी नियमित स्वास्थ्य निगरानी और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने का निर्देश दे चुकी थी। अगर आप अनशन या आंदोलन करेंगे तो आपके लिए भी ऐसा ही निर्देश जारी होगा। दूसरा सवाल, अगर देश भर के बड़े बड़े चेहरे सचमुच इस आंदोलन को निर्णायक मानते थे तो फिर भूख हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए वो खुद जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे? तमाम सांसद, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग सोनम वांगचुक के हटते ही, अस्पताल पहुंचते ही खुद आकर जंतर मंतर बैठ जाते। सोचिए कितना बड़ा हो जाता उनका आंदोलन। और दोस्तों, अब एक नया विवाद जो सवाल के रूप में सामने आया है। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक, उनकी संस्था का फोर्ड फाउंडेशन से कनेक्शन, जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन, अन्य विदेशी फंडिंग से जुड़े कई दावे और आरोप वायरल किए जा रहे हैं। इनमें क्या तथ्य हैं, क्या केवल आरोप हैं, और इनका इस आंदोलन से कितना वास्तविक संबंध है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। तो आइए, शोर नहीं, चिल्लपों नहीं, सवाल सुनते हैं और राय नहीं, तथ्य तलाशते हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर जो सबसे सनसनीखेज खबर तैर रही है वो ये है कि उनके जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन से संबंध हैं। इसके दावे किए जा रहे हैं। इन दावों की पड़ताल करने पर यह सामने आता है कि वांगचुक की जो संस्था है सेकमोल, यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसको सालों में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग मिला है, जिनमें डैन चर्च एड जैसी संस्थाएं भी शामिल रही हैं। डैन चर्च एड खुद कई सरकारी और परोपकारी सोर्सेस से वित्तीय सहयोग प्राप्त करती है, जिनमें कुछ कार्यक्रमों में ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, जिसकी स्थापना जॉर्ज सोरोस ने की थी, का नाम विभिन्न सार्वजनिक रिकॉर्ड्स में दिखाई देता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह स्थापित हो कि सोनम वांगचुक को सीधे जॉर्ज सोरोस या फोर्ड फाउंडेशन से आंदोलन चलाने के लिए फंडिंग मिली हो, या वो उनके निर्देश पर काम कर रहे हो। यानी अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, तमाम साझेदारियों और अनुदान के रिकॉर्ड एक अलग बात है, जबकि किसी विदेशी एजेंडे या प्रत्यक्ष नियंत्रण का आरोप दूसरी बात है। दोस्तों, दोनों को समान मान लेना अभी उपलब्ध सार्वजनिक साक्ष्यों के आधार पर उचित नहीं होगा। जरा सोचिए, आखिर कुछ आंदोलन इतिहास बन जाते हैं और कुछ महीनों बाद सिर्फ पुरानी हेडलाइन बनकर रह जाते हैं। तो फर्क कहां पड़ता है, किसे पड़ता है? क्या सिर्फ सरकार की ताकत में फर्क पड़ता है, या फिर आंदोलन के भीतर ही कोई ऐसी दरार पड़ जाती है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देती है? इस देश में आंदोलन कोई पहली बार नहीं हुआ है। न महात्मा गांधी पहली बार अनशन पर बैठे थे, न सोनम वांगचुक के पिता पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मांग के लिए भूख हड़ताल की थी।
ना अन्ना हजारे पहले थे, ना अरविंद केजरीवाल पहले थे, और ना आज सोनम वांगचुक पहले व्यक्ति हैं जो किसी मुद्दे पर आमरण अनशन पर बैठे हों। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आंदोलन हुआ, सवाल यह है कि इतिहास कुछ आंदोलनों को सम्मान क्यों देता है और कुछ आंदोलनों को विवाद के हवाले क्यों कर देता है। इतिहास उठाकर देखिए दोस्तों, जब जब आंदोलन अपने मूल मुद्दे पर केंद्रित रहे, जनता उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जब जब आंदोलनों के मंच पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हावी होने लगीं, तब तब सबसे बड़ा नुकसान उसी आंदोलन को हुआ। यह कहना आसान है कि सरकारों ने आंदोलन तोड़ दिए, लेकिन कई बार इतिहास यह भी बताता है कि आंदोलनों की कमर सरकारों से पहले उनके अपने लोगों ने तोड़ी है। जब मुद्दे से ज्यादा मंच पर चेहरे चर्चा का विषय बनने लगे, जब समाधान से ज्यादा सत्ता की गणित दिखाई देने लगे, तब जनता धीरे धीरे पीछे हटने लगती है दोस्तों। अब इसी कसौटी पर नीट पेपर लीक के विरोध को रखकर देख लीजिए, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हुए, परीक्षा की विश्वसनीयता पर बहस छिड़ी, युवाओं में आक्रोश था और उस आक्रोश का लोकतांत्रिक रूप आंदोलन बनकर सामने आ गया। लेकिन समय बीतने के साथ एक सवाल उठने लगा, क्या आंदोलन उसी मुद्दे पर केंद्रित रहा जिससे उसकी शुरुआत हुई थी? धरना स्थल पर कभी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रतीकात्मक प्रदर्शन दिखाई दिए, फिर धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। अगर वास्तव में 22 लाख छात्र इस पूरे विवाद से प्रभावित हुए थे, तो एक स्वाभाविक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या कारण रहा कि समय के साथ धरना स्थल पर उन छात्रों की बड़ी उपस्थिति दिखाई नहीं दी। 22 लोग भी नहीं दिखाई दिए एक समय। तो यह प्रश्न किसी छात्र की पीड़ा को कम करके नहीं, बल्कि आंदोलन की सामाजिक ऊर्जा को समझने के लिए पूछा जाना चाहिए। इस बीच इस आंदोलन से सोनम वांगचुक जुड़े। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी, सामाजिक प्रतिबद्धता और सार्वजनिक जीवन की साख पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। उन्होंने सालों तक शिक्षा, पर्यावरण और समाज के मुद्दों पर काम किया है दोस्तों। लेकिन किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन केवल उसके सबसे बड़े सम्मानित चेहरे से नहीं होता, उसका मूल्यांकन उस पूरे मंच से होता है जिस पर वो चेहरा खड़ा होता है। और यही वो जगह है जहां सवाल पैदा होने लगे। उस मंच पर ऐसे कई लोग भी दिखाई दिए जिनकी राजनीतिक भूमिका, सरकार विरोधी सक्रियता या पूर्व गतिविधियों को लेकर पहले से सार्वजनिक बहस होती आई है। कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करे, यह लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं भी करता हूं। लेकिन जब किसी जन आंदोलन के मंच पर ऐसे चेहरे प्रमुखता से दिखाई देने लगे जिनकी राजनीतिक पहचान स्वयं मुद्दे से बड़ी हो जाए, तब आम नागरिक के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन का नैतिक बल धीरे धीरे राजनीतिक संदेशों के बोझ तले दबने लगा? यहीं से आंदोलन और राजनीति के बीच की रेखा धुंधली दिखाई देने लगती है। हर आंदोलन में राजनीति आ जाए यह आवश्यक नहीं, लेकिन जब राजनीति आंदोलन पर हावी हो जाए तब मूल मुद्दा पीछे छूटने लगता है, छूट ही जाता है। अब आइए उस घटनाक्रम पर जिसने नई बहस छेड़ दी। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि उनकी नियमित चिकित्सीय निगरानी की जाए और यदि डॉक्टर आवश्यक समझें तो उचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद पुलिस उन्हें धरना स्थल से सफदरजंग अस्पताल ले गई। यहीं से दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक पक्ष ने कहा कि सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, दूसरा पक्ष कहता है कि यदि किसी अनशनकारी का जीवन खतरे में हो और अदालत निगरानी के निर्देश दे चुकी हो तो राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वो उसकी जान बचाने का प्रयास करे। यहीं से इस पूरे विवाद का सबसे कठिन प्रश्न सामने आया है। क्या किसी मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध उपचार दिया जाना चाहिए? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है कि हां या नहीं में दे दिया जाए दोस्तों। यहां तीन सिद्धांत एक दूसरे से टकराते हैं: राज्य का जीवन बचाने का दायित्व, व्यक्ति की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार। भारतीय न्यायालयों ने कई मामलों में यह कहा है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य की कस्टडी में है तो उसकी जान की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। इसी सोच के आधार पर अदालतों ने कई बार प्रशासन को आवश्यक चिकित्सीय हस्तक्षेप की अनुमति दी है। दूसरी ओर विश्व चिकित्सा संघ की माल्टा घोषणा कहती है कि यदि कोई मानसिक रूप से सक्षम वयस्क पूरी जानकारी के साथ भोजन लेने से इनकार करता है तो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन भोजन कराना नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं माना जाता। इसलिए अस्पताल ले जाना और किसी की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध जबरन भोजन कराना, ये दोनों एक जैसे प्रश्न नहीं है। दोनों का कानूनी और नैतिक मूल्यांकन अलग अलग होता है। यानी यह कहना कि अस्पताल ले जाना स्वतः गलत था,
उतना ही अधूरा निष्कर्ष होगा दोस्तों जितना यह कहना कि जीवन बचाने के नाम पर हर प्रकार का बलपूर्वक उपचार स्वतः सही है। इस बहस का कोई आसान उत्तर नहीं है और दुनिया भर में आज भी यह विवाद जारी है। अब वापस नीट के मूल मुद्दे पर लाता हूं आपको। पेपर लीक हुआ, यह गंभीर चूक थी, व्यापक विवाद हुआ, सरकार पर सवाल उठे, उसके बाद परीक्षा दोबारा कराई गई, परिणाम घोषित हुए, नया टॉपर भी सामने आ गया, सरकार ने सुधारों की बात कही। क्या इससे सारी समस्याएं समाप्त हो गईं? बिल्कुल भी नहीं। परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। लेकिन अगर आंदोलन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करता है तो लोकतांत्रिक विमर्श का अगला प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस्तीफे के बाद क्या होगा? नया शिक्षा मंत्री कौन होगा? उसकी कार्य योजना क्या होगी? कौन से संस्थागत सुधार किए जाएंगे? केवल हटाओ कहना लोकतंत्र का आधा हिस्सा है, लाओ क्या, यह प्रश्न भी उतना ही आवश्यक है। लोकतंत्र केवल विरोध से नहीं चलता, वो विकल्पों और संस्थागत सुधारों से भी चलता है दोस्तों। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और दावा तेजी से वायरल हुआ कि इंदिरा गांधी ने कभी सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल का अनशन तोड़वाया था। यह दावा पूरी तरह मनगढ़ंत नहीं है, लेकिन इसे अधूरा प्रस्तुत किया गया है। दावा मूल रूप से गलत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की अपनी सुविधा है। वो इतिहास को उतना ही दिखाता है जितना उसके वर्तमान नैरेटिव के काम आता है। तस्वीर दिखा दी जाती है, पर तस्वीर से पहले और बाद की कहानी अक्सर काट दी जाती है दोस्तों। 1984 में सोनम वांग्याल ने लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेह पहुंची थी और आश्वासन देकर उनका अनशन समाप्त करवाया था। लेकिन उसी वर्ष 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उनके जीवन काल में वो आश्वासन लागू नहीं हो सका दोस्तों। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती है। सोनम वांग्याल खुद कभी कांग्रेस से जुड़े रहे थे, यानी वो कोई ऐसे आंदोलनकारी नहीं थे जिनका कांग्रेस या उसकी राजनीति से कभी कोई संबंध न रहा हो। लेकिन लद्दाख की मांगों और अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर के पार्टी नेतृत्व से उनके मतभेद बढ़ते गए। उपलब्ध रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक 1987 में 1987 में उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब जरा इस विडंबना को समझिए। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने उनका अनशन तोड़वाया, उसी पार्टी से वो जुड़े भी रहे और बाद में उसी पार्टी से उनके मतभेद इतने बढ़े कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसका अर्थ यह है कि 1984 में अनशन तोड़वाने वाली तस्वीर कोई सुखांत नहीं थी, वो संघर्ष का केवल एक पड़ाव थी। आश्वासन मिल गया था, अधिकार नहीं। अनशन समाप्त हो गया था, आंदोलन नहीं। तस्वीर खिंच गई थी, लेकिन मांग अभी सरकारी फाइलों में ही थी। यही तथ्य आज के आंदोलन को समझने में भी सहायता करता है। किसी आंदोलनकारी का किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होना उसके मुद्दे को स्वतः गलत नहीं बनाता, और किसी दल से निष्कासित हो जाना उसे स्वतः निष्पक्षता का प्रमाण भी नहीं देता। असली कसौटी यह है कि वो व्यक्ति सत्ता के साथ रहते हुए और सत्ता से बाहर होने के बाद अपने मूल मुद्दे पर कितना कायम रहा। सोनम वांग्याल के मामले में संघर्ष 1984 के आश्वासन से समाप्त नहीं हुआ, आंदोलन आगे भी जारी रहा और आखिर में 1989 में राजीव गांधी सरकार के दौरान संवैधानिक आदेश के माध्यम से लद्दाख की प्रमुख जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। यानी कांग्रेस की सरकार ने इंदिरा गांधी के समय दिया गया आश्वासन पूरा तो किया, लेकिन तत्काल नहीं, लगभग 5 साल के बाद, निरंतर आंदोलन, राजनीतिक मतभेद और संघर्ष के बाद। इसलिए वायरल तस्वीर के आधार पर यह कहना कि इंदिरा गांधी गई, अनशन तुड़वाया और समस्या हल हो गई, इतिहास को सुविधानुसार छोटा कर देना है। और यह कहना कि कांग्रेस सरकार ने यह वादा कभी पूरा ही नहीं किया, यह भी तथ्यात्मक रूप से अधूरा है। पूरा सच यह है कि आश्वासन 1984 में मिला, संघर्ष उसके बाद भी जारी रहा। सोनम वांग्याल के कांग्रेस से मतभेद हुए, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया और मांग को संवैधानिक रूप 1989 में मिला। आंदोलनों का इतिहास शायद यही बताता है कि मंच पर साथ खड़े चेहरे हमेशा साथ नहीं रहते। आज जो सत्ता किसी आंदोलनकारी को आश्वासन देती है, कल वही उससे असहमत हो सकती है। आज जो आंदोलनकारी किसी दल के भीतर होता है, कल उसी दल के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। इसलिए किसी आंदोलन को केवल इस आधार पर पवित्र या अपवित्र घोषित नहीं किया जा सकता कि उसके नेता का कभी किस राजनीतिक दल से संबंध रहा या कभी किससे। लेकिन उस संबंध को छिपाया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति से जुड़ा यही पूरा संदर्भ आंदोलन की विश्वसनीयता का निष्पक्ष आकलन करने में मदद करता है दोस्तों।
इसलिए जो लोग केवल तस्वीर दिखाते हैं वो पूरी कहानी नहीं बताते, और जो लोग केवल अंतिम परिणाम बताते हैं वो भी संघर्ष के 5 वर्षों को भुला देते हैं। इतिहास हमेशा पूरी कहानी मांगता है, आधी नहीं मांगता। यही बात हर आंदोलन पर लागू होती है। किसी आंदोलन का मूल्यांकन केवल उसके पोस्टर, नारों या वायरल तस्वीरों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना पड़ता है कि उसकी दिशा क्या रही, उसके मंच पर कौन कौन आया, मुद्दा कितना केंद्र में रहा और राजनीति कितनी हावी रही उस पर। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, न सोनम वांगचुक से, न किसी राजनीतिक दल से, न मैं सरकार का पक्षधर हूं। सवाल केवल इतना है कि क्या कोई जन आंदोलन अपने मूल उद्देश्य पर कायम रह पाया, या धीरे धीरे वो अलग अलग राजनीतिक हितों का मंच बन गया। क्योंकि इतिहास दोस्तों यही बताता है कि जिस दिन जनता का मुद्दा नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के नीचे दब जाता है, उस दिन आंदोलन सरकार से कम और अपने भीतर की राजनीति से ज्यादा हारने लगता है। और शायद यही किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा व्यंग्य है। जनता सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए उतरती है, नेता मंच पर अपनी अपनी राजनीति लेकर पहुंच जाते हैं। कैमरे मुद्दे से ज्यादा चेहरों पर टिक जाते हैं, बहस समाधान से ज्यादा आरोप पर होने लगती है, और धीरे धीरे वो सवाल जिसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था पीछे छूट जाता है। इसलिए किसी भी आंदोलन का समर्थन करने से पहले एक सवाल हमेशा पूछिए, क्या मंच अभी भी मुद्दे का है या मुद्दा अब मंच का बहाना बन चुका है। क्योंकि आंदोलन तब नहीं हारता जब सरकार उसे चुनौती देती है, आंदोलन तब हारने लगता है जब जनता को यह महसूस होने लगे कि उसकी आवाज से ज्यादा किसी और की महत्वाकांक्षा बोल रही है। आखिर में सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, ना अन्ना हजारे का है, ना अरविंद केजरीवाल का है, न किसी सरकार का और न किसी एक राजनीतिक दल का। सवाल उस परंपरा का है जिसमें हर आंदोलन यह तय करता है कि वो जनता की आवाज बनेगा या राजनीति की सीढ़ी। इतिहास गवाह है, जब आंदोलन का केंद्र मुद्दा रहा है तो वह व्यवस्था बदल देता है, लेकिन जब केंद्र में महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं तो आंदोलन खुद बदल जाता है। इसलिए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्या आज के आंदोलनों में मुद्दा अभी भी सबसे आगे है, या मुद्दा अब सिर्फ मंच सजाने का बहाना बन गया है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर शोर नहीं बल्कि तथ्यों के साथ गहरी पड़ताल होनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत दोस्तों सिर्फ आंदोलन नहीं होती, आपकी तरह जागरूक नागरिक भी होते हैं। मैं बहुत जल्द इसी तरह का एक्सप्लेनर और ग्राउंड जीरो से आपका पसंदीदा औचक भौचक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। औचक भौचक फिर से शुरू हो रहा है दोस्तों, यूपी इलेक्शंस को लेकर, उत्तराखंड इलेक्शंस को लेकर। तो अगली मुलाकात तक के लिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, मैं इजाज़त मांग रहा हूं। नमस्कार।